तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा सिलेबस है, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक कवर करने हैं जो कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारा वीडियो है मेनली उन स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा करेगा जो कि क्लास 10th में है या तो फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई स्टूडेंट रेलवे का फॉर्म भरते हैं, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, एनटीपीसी हो गया या तो फिर ग्रुप डी हो गया या एसएससी हो गया। इस प्रकार आप जिस भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा हर जगह साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन तो किसी में 50 क्वेश्चन, तो आज का वेटेज रहता है। ठीक है, और क्लास 10th वाले को इसलिए फ़ायदा करेगा कि उनका यहाँ से बेसिक क्लियर होते जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट है वे कृपया ध्यान दीजिए और इसे अच्छे से वीडियो लेक्चर देखिए और इसके साथ अपने नोट्स अलग से बनाइए, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम के टाइम उसे प्रिपेयर करके रिवीजन करके सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले, जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। सबसे पहले बात करें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा 10th क्लास की एनसीईआरटी का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं आप सभी को पता होंगी कि क्या होती है, आपने पढ़ रखी है। ठीक है, नवीं या तो फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज दे देता हूँ कि जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में दूध रखा होता है। जैसे ही दूध कई दिनों का हो जाता है या 1-2 दिन का हो जाता है तो आपने देखा होगा वो दही बन जाता है। ठीक है, तो ये जो दूध से दही बनने की जो अभिक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कह सकते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये दूध से ये जो दही बना है यही हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है और इसको किस प्रकार लिखा जाता है उसे हम उसके रासायनिक समीकरण के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, उसे हम समीकरण कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हमने देखा भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम देखेंगे। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। फिर थर्ड देखेंगे समीकरण संतुलन कैसे किया जाता है। जैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम में देखा होगा समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है, और 10th क्लास में भी आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th क्लास तो बोर्ड होता है, तो उसमें भी हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है। कैसे संतुलित किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। मैग्नीशियम रिबन का दहन देखा होगा आपने कि मैग्नीशियम रिबन का दहन किस प्रकार किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं क्या होती है। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल 101% पूछा ही जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन के जो एग्जाम्पल है वो पूछ लिए जाते हैं। और फिर हम लास्ट में देखेंगे इसका शॉर्ट रिवीजन MCQ क्वेश्चन, जो कि 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध और निवेदन है कि आप एक नोट से या खाली एक नोट से कॉपी बना लें, जिसमें आप डेली जो मैं भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जैसे ही बताऊं तो आप उसे नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2 प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। एक भौतिक होता है और एक होता है हमारा रासायनिक। ठीक है, तो जो हमारा भौतिक होता है जिससे हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है।
परिवर्तन अस्थायी होता है और उत्क्रमणीय होता है। इसे उत्क्रमणीय क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से फिर रिटर्न इधर भी आ सकते हो, ठीक है। इस प्रोसेस से आप इस प्रोसेस में गए तो इस प्रोसेस से फिर रिटर्न वही प्रोसेस में आ सकते हो। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बर्फ़ का पिघलना है, जल का उबलना है, सोने के आभूषण का बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, लेकिन मैं इसे अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ आपको। जैसे कि आपने देखा होगा कि बर्फ़ का पिघलना वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये भौतिक परिवर्तन है। आपको इसके एग्जांपल याद करना है कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा। जैसे बर्फ़ का आपने एक यहाँ पर ग्लास लिया, ठीक है, इसमें कुछ पानी भर दिया। पानी भरने के बाद क्या करा आपने, इसको एक फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद कुछ ही देर बाद आपने 10 मिनट बाद आए और उस गिलास को देखा तो वो तो पूरा पानी बन गया। तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हो गया। लेकिन ये क्या अस्थायी है, क्या नहीं है। जैसे ही आप इस फ्रीजर से बाहर निकालोगे ये फिर से पानी बन जाएगा। तो ये क्या होता है, एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक अस्थायी परिवर्तन। यहाँ लिखा हुआ है यह एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन है और गैर उत्क्रमणीय होता है, ठीक। और क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। इसे वापस ये अपनी वापस जो पहले से जो पोजीशन थी उसमें आ सकता है, ठीक है। अवस्था है उसमें आ सकता है। सोने का भी ऐसे ही आप किसी भी प्रकार के आभूषण बना सकते हो, चैन, अंगूठी, या तो फिर गले में पहनने वाली चैन देखी होंगी, कुछ भी बना सकते हो। उससे पिघलाकर आप वापस उसके जो बिस्किट वगैरह होते हैं छोटे छोटे, वो आप रिटर्न उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन आपने देखे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। सेकंड हम देखते हैं क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखिए, जो केमिकल चेंज होते हैं क्या होते हैं, तो इसके नए गुणों वाला एक या अधिक नए पदार्थ, इसमें क्या बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। परिवर्तन स्थायी होता है। इसे वापस, जैसे आपने दूध से दही बना तो अब दही से दूध नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इन्हें वापस वही पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। परिवर्तन स्थायी होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय, और यहाँ क्या होता था, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब एक वाली अवस्था में गया दूसरी अवस्था में तो वो पहली अवस्था में आ जाता है। लेकिन ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। एक बार अगर दूसरी अवस्था में चली गए तो वापस पहली अवस्था में नहीं आएंगे, उसके अनुत्क्रमणीय कहते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे दूध से दही बनना अनुत्क्रमणीय है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो ये इसका आप बोल सकते हो कि ये अनुत्क्रमणीय है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, वापस दूध में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे भोजन का पचना, आपने भोजन पचा लिया तो वापस भोजन थोड़ी ना बना पाओगे। लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, अगर लकड़ी जल गई तो वापस लकड़ी बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो ये हमारे रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हो गया, ठीक है। इसके रासायनिक परिवर्तन को आप देखते हैं कि कैसे पहचानोगे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट उसकी टिप्स दी हुई है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को समझने के कुछ तरीके हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले उसकी अवस्था परिवर्तन, जैसे गैस का ठोस में बदलना, मोमबत्ती का दहन, ये इसकी अवस्थाएँ परिवर्तित हो जाती है। रंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि लोहे की कील पर तांबा जमने से रंग का बदलना, या जंग लग जाता है तो भी लोहे की कील का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो ये रंग परिवर्तन होता है। जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें गैस निकलना, जैसे दानेदार झिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ये पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है यहाँ पर। जैसे कि दानेदार जिंक पर जैसे ही आप सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। ये पूछेगा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। इसे इंपॉर्टेंट कर ले, मैं इसे बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। कौन सी गैस निकलती है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे दानेदार जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस की निकलती है, ठीक है।
तापमान में परिवर्तन होता है, चूने में पानी मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। आपने देखा होगा जैसे ही आप घर पर पुताई करते हो या पेंट करते हो तो उसमें जैसे ही आप बाल्टी में पानी लेते हो, उसमें चूना डालते हो तो कुल बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। और वो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन को, अभिक्रिया को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इससे आप अच्छे से याद कर लिए। सेकेंड टॉपिक है हमारा, सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, रासायनिक समीकरण एवं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक समीकरण क्या होता है मैंने आपको बताया, उसको ही हम डिटेल में यहाँ देखेंगे। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो जो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों, प्रतीकों और भौतिक अवस्थाओं की सहायता से निरूपित करना, ठीक है। क्या, सूत्रों, प्रतीकों और भौतिक अवस्थाओं की सहायता से निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण, तीर के बाईं ओर अभिकारक, तीर के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, जैसे कि आपने देखा एक तीर है, ठीक है, ये तीर ले लिया हमने। तीर के इस साइड जो होंगे ये हमारे अभिकारक होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी ये पदार्थ होंगे ये अभिकारक होंगे, और जो यहाँ पर आपको मिलेंगे ये उत्पाद होंगे। यहाँ पर आप कुछ करोगे तभी तो इधर आपको आउटपुट मिलेगा ना, इसलिए जो तीर के बाईं ओर है वो आपके क्या है, अभिकारक है। और जो दाईं ओर है इस साइड, आपके हाथ, आपके इधर से देखिए कि आपका जो दाईं ओर है, दायां हाथ और बायां हाथ, जिससे आप खाना खाते हो वो दायां हाथ होता है, ठीक है। तो दाईं ओर जो है वो उत्पाद होता है, और जो बाईं ओर है वो कौन से होते हैं, अभिकारक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तीर के बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है अभिकारक और उत्पाद के बीच में। तो ये जैसे ए हमारा उत्पाद, अभिकारक कौन कौन से, एक ए है और एक बी प्रकार का है, ठीक है। जैसे ही हमने तीर का लगाया, तीर का चिन्ह लगाया और जैसे ही इसे दाईं ओर लिखा, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है कोई प्रकार का। जैसे आपने पानी में दूध मिलाया, ये हमारा, ये पानी हो गया ए, और बी हमारा दूध हो गया। जैसे आपने मिलाया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, दोनों का मिश्रण मिला, C+D। जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। जैसे कि आपने मान लो यहाँ पर 5 लीटर पानी लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने एग्जाम्पल के लिए 5 लीटर, यहाँ पर जैसे ए को मैंने पानी बोला था, यहाँ पर 5 लीटर पानी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 5 लीटर पानी ले लिया और 5 लीटर दूध ले लिया, ठीक है। जब इन दोनों का मिश्रण बना तो ये उत्पाद में हमें कितने लीटर, 10 लीटर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यही बता रहा है कि जैसे आपने रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण, यहाँ पर जो उत्पाद मिला उसमें किसी का निर्माण तो हुआ नहीं, ठीक है, ना किसी का निर्माण कर सकते हो और ना ही उसे विनाश कर सकते हो, ठीक है। न तो हमने यहाँ पर उसका विनाश किया और ना ही उत्पादन किया, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पादों में तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में पहले और अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के ठीक बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसी प्रकार हम ये रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करते हैं, इसी बेस्ड द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर ही हम उसे संतुलित करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है तो इसे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2H2 गैस है जो O2 के साथ हमारी मिल रही है, जो कि O2 भी हमारी गैस है एक प्रकार की, ऑक्सीजन। तो ये जब दोनों प्रकार की गैसें मिलती है, ठीक है, तो ये जो दोनों प्रकार की गैसें मिल रही है यहाँ पर, 2H2 एंड O2, 2H2 और ये हमारा O2 जो मिल रही है, दोनों प्रकार की गैस है, ये हमारे क्या मिलकर बना रही है आउटपुट में H2O। यहाँ पर गलती से 2 लिखा गया, H2। यहाँ एक्चुअली 2H2O होता है,
H2O आना चाहिए था, 2H2O, ठीक है। तो ये हमारे हाइड्रोजन के 4 अणु हो जाते हैं और ऑक्सीजन के 2 हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के ओनली 2 मॉलिक्यूल्स है। तो ये हमारे यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था एक्चुअली 2H2O, ठीक है। क्या मिलना चाहिए था? 2H2O मिलना चाहिए था, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाते और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हो जाते। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, तो ठीक है, इसे कंसिडर कर लिया जाएगा। जिससे यहाँ पर दिया हुआ भी है, आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो इस प्रकार हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के यहाँ पर एक एरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच में एक एरो आ जाएगा, इस प्रकार लिखते हैं इसे, ये एरो आ जाएगा। यहाँ शुरू में 2 लिख लो, 2 लगा लेना। तो ये जैसे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है GL, तो ये क्या है? जैसे G लिखा हुआ है, ये गैस है। हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है। ऑक्सीजन क्या है हमारा? ये भी गैस है। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ लिखा हुआ है G, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा H2O है, इसके H2O क्या होता है? जल होता है। जल क्या है? लिक्विड अवस्था में होता है, इसलिए यहाँ पर L लगा दिया। तो दोनों और परमाणु की संख्या समान है। जैसे कि यहाँ पर 4 इसकी और 2 इसकी, 4 2 6, तो यहाँ पर भी 4 2 6 हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हो, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम भी यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, ठीक है। थर्ड हम देखें, थर्ड समीकरण को संतुलित करने के जो हमारे चरण है कि कैसे संतुलित करते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे संतुलित करें। कोई रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, उसे हम कैसे संतुलित कर सकते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा बहुत डिफ़िकल्ट है। यदि हम इसे स्टेप बाय स्टेप ना समझे तो इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती है कि कैसे कौन सी अभिक्रिया हो गई, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कल, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें हमारे चैनल पर तो आपको आसानी से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप हमारी समीकरण को संतुलित करने की जो स्टेप्स है, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, चारों ओर के जो बॉक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, परमाणु की सूची कैसे बनती है, RHS LHS इक्वल कैसे करते हैं, हाइड्रोजन जैसे आयरन यहाँ दिया हुआ है तो इनको कैसे हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट कैसे लगाना है, कहाँ 3 लिखना है, कहाँ 4 लिखना है, एरो किस साइड लगाना है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।